जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे भूगोल पृथ्वी हमारा आवास अध्याय नंबर 4 मानचित्र इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 3 में पृथ्वी की गतियां, अध्याय 2 में ग्लोब तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के, अध्याय 1 में सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में जाना था। आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको आई कमेंट में ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। मानचित्र क्या होता है आइए जानते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं हम लोग ग्लोब में पाते हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, मतलब उसमें कह सकते हैं कि हर चीज को डीपली नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं ग्लोब से। कारण आइए जानते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। मतलब अगर पूरा पृथ्वी के बारे में हमको नॉलेज लेना हो तो काफी आसान होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि बड़े क्षेत्र के लिए या फिर पूरी पृथ्वी के बारे में अगर जानना हो तो हमें ग्लोब की जरूरत होती है। लेकिन पृथ्वी का कोई छोटा देश या क्षेत्र या अपना देश, साथ ही अगर किसी राज्य या जिले के बारे में विशेष जानकारियां लेने हो तो उस कंडीशन में ग्लोब हमारे काम नहीं आ सकता। उस समय हमें मानचित्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब कह सकते हैं कि यह किसी एक सतह पर भी बनाया जा सकता है, ग्लोब की तरह नहीं कि इसमें त्रिविमीय आकृति होगी। मानचित्र को हम किसी साधारण कागज पर भी बना सकते हैं, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मतलब जो पृथ्वी का कोई छोटा भाग है अगर वो गोल जैसा भी है तो उसको चपटा किया जा सकता है। अब आगे जानते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मतलब बता रहा है कि मानचित्र हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है, जिसके बारे में हम लोग नीचे जानेंगे। फिर बता रहा है कि मानचित्र जो होता है कुछ छोटे छोटे क्षेत्र के भी हो सकते हैं। इसके बाद बता रहा है कि जब एक मानचित्र होगा तो उसे मानचित्र कहेंगे, लेकिन बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसे एटलस कहेंगे। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं। साथ ही ग्लोब से मानचित्र में हमें अधिक जानकारियां प्राप्त होती है क्योंकि ये छोटे क्षेत्र विशेष का होता है। आगे बता रहा है कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसी में कुछ मानचित्र हैं जैसे भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं पृथ्वी के जो जो क्षेत्र हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये जो पृथ्वी पर अलग अलग जमीन के प्रकार है इन सभी के बारे में जो मानचित्र बताता है उसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। दूसरा बता रहा है राजनीतिक मानचित्र, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि किसी देश को कई छोटे छोटे राज्यों में खंडित किया जाता है और जिले को भी खंडित किया जाता है, और उस तरह के मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं क्योंकि वो शासन व्यवस्था चलाने के लिए इस तरह खंडित किया जाता है और उसी के अनुसार जगह जगह पे उससे सरकारें कई सारी विकास की नीतियां लाती है अलग अलग क्षेत्रों में, और इस प्रकार राजनीतिक मानचित्र भी जरूरी है। अब एक बात बता रहा है, इधर देख सकते हैं। आओ कुछ करके सीखे। एक रबर की पुरानी गेंद ले एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। हमने पीछे बताया था कि ऊपर की ओर उत्तर ध्रुव होता है, नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव होता है। अब चाकू से इस गेंद को काटे तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। मतलब ये कैसे टूट जाता है। जो रेखा अभी आपने पहले बनाया था अगर आप उस गेंद को काट देते हैं तो उसका रूप नक्शा बदल जाएगा। अब तीसरे मानचित्र के बारे में जानते हैं, थीमेटिक मानचित्र।
कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं जो सड़क वगैरह में कि कहां कहां कैसी सड़क बनी है, इन सारे चीजों को बताए, या फिर जंगलों वगैरह के बारे में कि भारत के या फिर विश्व के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जंगल है, इसका नक्शा अगर हो, या फिर फैक्ट्री वगैरह या विशेष जितने भी प्रकार की जानकारियां हैं, अगर उस तरह की मानचित्र हो तो उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। मतलब किसी भी मानचित्र को सही से समझने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक उसमें दूरी दिया हुआ रहता है, दूसरा दिशा दिया हुआ रहता है और तीसरा प्रतीक। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। तो यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर का दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी मानचित्र में बहुत बड़े क्षेत्र को दर्शाया जाता है या बहुत छोटे क्षेत्र को दर्शाया जाता है, तो वो एक कागज पे दर्शाया जाता है। कागज पे हम पूरे विश्व को या फिर किसी एक खास मानचित्र को तो पूरा दर्शा नहीं सकते हैं। जब उसे दर्शाएंगे तो उतना बड़ा दर्शाना संभव नहीं है, जिसके वजह से हम उसका कुछ मापन लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर आपके घर से आपकी स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो उसे अगर हम 2 सेंटीमीटर पे दर्शाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मानेंगे और दूसरी सेंटीमीटर बराबर भी 5 किलोमीटर मानेंगे, जिससे हम आसानी से बता देंगे। और इस प्रकार से बड़े क्षेत्र को जब हम मानचित्र पर दर्शाते हैं तो इसकी दूरी को हम लोग पैमाने के प्रयोग से मापते हैं और इससे सही जानकारी पता चल जाता है। मतलब कह सकते हैं कि एक छोटे से चित्र में भी हमें वास्तविक दूरी का पता लग जाता है, और इसका तभी संभव है जब हम पैमाने का बढ़िया से प्रयोग करें। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देश को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसका छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब कह सकते हैं जब हमको क्षेत्रफल का किसी महाद्वीप यानी पूरे एशिया का या यूरोप का किसी बड़े बड़े महाद्वीप को दर्शाना होता है, तो उस समय हमारा स्केल जो है यानी पैमाना है, उसका मापक छोटे पैमाना बनाए और इस तरह से हम बड़े क्षेत्र को भी सही तरीके से दर्शा सकते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी पर मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जब छोटा क्षेत्र दर्शाना हो तब हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब हम लोगों ने दूरी में जाना कि कैसे हम लोग मापक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जाने कि बड़े बड़े क्षेत्र को नापने के लिए हम लोग छोटे छोटे पैमाने का सहारा लेते हैं। मतलब बहुत बड़े दूरी को नापने के लिए हम कम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, जिससे बड़े क्षेत्र को जान सकते हैं। फिर हमने जाना कि छोटे छोटे दूरी को मापने के लिए बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। किसी छोटे क्षेत्र के बारे में एक पॉइंट को दर्शा सकते हैं। बता रहा, आओ कुछ करके सीखें। चित्र 4.1 को देखिए, वहां एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अतः अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम,
या M से B तथा B से A को मापते हैं, सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस की कुल दूरी होगी। यह आपको आगे चित्र 4.1 में दिखेगा। देखिए चित्र 4.1 एक गांव का ये मानचित्र दिया हुआ है और सबसे नीचे आप देख सकते हैं एक पैमाना भी दिया हुआ है। इसी तरह का पैमाना का हम लोग मानचित्र में प्रयोग करते हैं दूरियों को जानने के लिए। यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर लिया हुआ है। अब यहाँ ए से देख सकते हैं ये पोस्ट ऑफिस है, फिर ए से बी की तरफ जब जाते हैं तो एक रास्ता होते हुए दुकान है, फिर बी से एम की तरफ घूमते हैं, फिर यहाँ सी डी ई विकास का घर, शीला का घर, ई के जगह पे करीम का घर है, फिर इधर फलोद्यान है, इधर कुआं और विद्यालय है, खेल का मैदान है। ये इस तरह का हम लोग दूरियों को पता कर सकते हैं। इसमें दिशा भी मायने रखता है। देखिए आपको ऊपर उत्तर दिशा दिख रहा है, इसके बारे में अब हम लोग आगे जानेंगे। अब दूसरा है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है जिसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व जिसको शॉर्टकट में हम लोग दपू भी कहते हैं, दक्षिण पश्चिम द प तथा उत्तर पश्चिम उ प। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि दूरी नापने के लिए जैसे एक छोटा सा बात आया था पैमाना, कि पैमाना का प्रयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार दिशा नापने के लिए आप चित्र 4.2 में या का जो प्रधान दिग बिंदु है या चित्र 4.2 बा का दिक सूचक है, इन दोनों चीजों से आप दिशा का पता लगा सकते हैं। इसमें वही बता रहा है चित्र 4.2 में या में देख सकते हैं कि एक साइड आपका पूरब है, उसके विपरीत में पश्चिम है, फिर ऊपर की ओर आप देख सकते हैं उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है। अब उत्तर और पूरब के बीच के जगह को उत्तर पूरब कह दिया है, पूरब और दक्षिण को दक्षिण पूरब कह दिया है, दक्षिण और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम द प कह दिया है, उसके बाद को उत्तर पश्चिम कह दिया यानी उ प कह दिया है, और नीचे दिक सूचक दिया हुआ है। इससे हम एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे समय देखने के लिए घड़ी आवश्यक होता है, वैसे दिशाओं का पता लगाने के लिए इसी दिक सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में कंपास भी कहते हैं। अब आइए इधर आ जाते हैं। दिशा में मुख्य रूप से हमने जाना कि प्रधान दिग बिंदु का प्रयोग करके दिशाओं का पता कर सकते हैं। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दूसरा बता रहा है दुकानों से विद्यालय की दिशा। मतलब 4.1 में जो चित्र दिया हुआ है इसके आधार पे आप बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र उत्तर की तरफ है, वहीं खेल का मैदान उत्तर पूरब में है, और दूसरा दुकान से विद्यालय पूरब दिशा में है। हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जो कि चित्र 4.2 बा में लिखा हुआ था। मतलब इसमें एक चुंबकीय सुई लगी रहती है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर झुकी रहती है। इसके वजह से हम लोग आसानी से उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगा सकते हैं, जिससे आप किसी अनजान क्षेत्र पे हो जहां आपको दिशा का अनुभव नहीं हो रहा है तो आप इससे पता कर सकते हैं कि किस साइड हम हैं। अब जानते हैं प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार से विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं का दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तब आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब कह सकते हैं कि अगर कोई मानचित्र है तो उसमें मानचित्र के साथ आपको कुआं नहीं दिखाई देगा, तालाब नहीं दिखाई देगा, स्कूल नहीं दिखाया जाएगा, ये छोटे स्तर पे। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें प्रतीक कहा जाता है। इसके मदद से हम जान सकते हैं कि यहाँ पे कुआं है या क्या है। साथ ही
अगर कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो दिशाओं का पता अगर कभी कभी नहीं रहता है और अगर हमारी वो भाषा नहीं समझ सकता है तो अब हम इन्हीं मानचित्रों में प्रतीकों के माध्यम से ही और बातें जान सकते हैं। चित्र 4.3 रूढ़ चिन्ह में कुछ मानचित्र के प्रतीक चिन्ह दिखा रहा है, जैसे रेलवे लाइन, ये बड़ी लाइन जो है मीटर लाइन, और तीसरा रेलवे स्टेशन। अगर शुरुआत का दिख रहा है तो ये बड़ी लाइन है, दूसरा मीटर लाइन है जिसमें कट कट किया हुआ है, फिर तीसरा रेलवे स्टेशन यानी स्टेशन आ गया है, ट्रेन रुकेगी। इस तरह की बातें मानचित्र में दिखाया जा रहा है। दूसरा पक्की और कच्ची, अगर डबल लाइन है तो पक्की सड़क है, मानचित्र में इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है तो, और अगर डॉट डॉट कट कट करके दिया हुआ है तो वो कच्ची सड़क है। तीसरा दे रहा है सीमा, अगर एक लाइन के बाद फिर बिंदी है, फिर लाइन के बाद बिंदी है तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। दूसरा अगर लाइन है फिर बिंदी, फिर इस तरह से पतला लाइन के साथ अगर हो तो उससे हम राज्य का सीमा कह सकते हैं यानी बाहरी बाहरी बॉर्डर। और तीसरा अगर वो पतले बिंदु से एकदम दिख रहा है तो वो जिला का सीमा है यानी जिला का बॉर्डर है। अब तीसरा है नदी, यानी नदी जब लंबा बहता हुआ दिखेगा। कुआं अगर गोल गोल काला बना हुआ है, तालाब, नहर, पुल, इसी तरह मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इस तरह से कई सारे प्रतीक बने होते हैं जिनके माध्यम से हम मानचित्र में आसानी से जान सकते हैं कि कहां पे क्या पोस्ट ऑफिस है, कहां से रेलवे लाइन गुजरी है, कहां कच्ची सड़क है, कहां से किस बॉर्डर का सीमा पार होता है, कहां से जिले के सीमा पार होते हैं। इसी तरह कहां बस्ती है, कहां कब्रिस्तान है, कहां पेड़ है, कहां घास है। इन सारी बातों को इन मानचित्र के छोटे छोटे प्रतीकों से हम मानचित्र में विशेष रूप से जान सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं, इन मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग से संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं। अभी हम लोगों ने पीछे चित्र में जाना था। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब अब रंगों से कह सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह बता रहा है कि रंगों के प्रयोग से कौन कौन सा क्षेत्र कहां है, उससे हम जान सकते हैं। यहां चित्र 4.4 में सुंदरपुर गांव का और उसके आसपास का क्षेत्र दिखा रहा है और आप मानचित्र के इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके जान सकते हैं कि कहां पे कुछ कुछ है। अब देखिए यहाँ चित्र 4.4 को देखें एवं पता लगाएं। पहला, नदी किस दिशा में बह रही है। दूसरा, डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तीसरा, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। चौथा, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। पांचवा, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरह स्थित है। छतरी, गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, नदी, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस, कब्रिस्तान, ये सारे चीजों को आप इस मानचित्र में और प्रतीक चिन्हों के मदद से जान सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर आदास्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मतलब कह सकते हैं जो आपके दिमाग में आद है कहीं कहीं का कोई बातें, उसी तरह से ये कोई पैमाना से नहीं होता है, एक अंदाजा लगाया होता है कि यहां से 2 मीटर होगा या यहां से 5 किलोमीटर होगा और यहां से यहां कुआं पड़ेगा। मतलब एक अंदाजा बताता है, इसमें कोई पैमाना निश्चित दूरी नहीं होता है कि 2 किलोमीटर के बाद आपको एक कुआं दिखेगा, ऐसी कोई बातें नहीं होती है। तो इस तरह के मानचित्र को हम रेखा चित्र कह सकते हैं। ये हमारे आदास्त मतलब हमारी आद के क्षमता और स्थानीय परीक्षण यानी लोगों के कहने पर बना होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र को एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो मानचित्र आदास्त पे यानी आद क्षमता या स्थानीय लोगों के या किसी के कहने पर बनाया गया हो तो उस तरह की मानचित्र को रेखा चित्र कहा जाता है। अब उसके बाद है खाका। एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले बड़े रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। अब आइए यहाँ बता रहा है, आओ कुछ करके सीखे।
स्कूल भुवन एनसीईआरटी वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पे उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। मतलब आपके आस पड़ोस का क्षेत्र कैसा है इसको आप मानचित्र पर देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये अध्याय खत्म होता है। अब इसमें हम लोगों ने जिन बातों को जाना, आइए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि ग्लोब पे हम लोग पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं, ये उसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर हमें पृथ्वी के किसी छोटे देश, महाद्वीप या जिला या शहर के बारे में जानना हो तो उस समय हमारे लिए मानचित्र बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे मानचित्र अगर एक साथ हो तो उस तरह के पुस्तक को हम लोग एटलस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मानचित्रों के 3 प्रकार को जाना, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम लोगों ने किसी भी क्षेत्र का या पूरे महाद्वीप का या पृथ्वी पर जो क्षेत्र होते हैं जैसे पठार, पर्वत, मैदान, नदी, इन सारे चीजों के बारे में जानते हैं तो उस तरह के मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र या उच्चावाच मानचित्र कहते हैं। उसके बाद राजनीतिक मानचित्र में राज्य के शासन व्यवस्था के अनुसार जो देश की सीमाएं या राज्य की सीमाएं या फिर जिला की जो सीमाएं होती है उसके अनुसार राज्य, नगर, शहरों के जो मानचित्र होते हैं उस तरह के मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये प्रशासनिक सुविधा के लिए और उसके विकास के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थीमेटिक मानचित्र में जाना कि सड़क, वर्षा मानचित्र की कहाँ कितना बारिश हो रहा है किस साल, या फिर इस तरह कितना जंगल है या कितने फैक्ट्री वगैरह लगे हुए हैं, इन सारे चीजों को जो मानचित्र में जानकारियां मिलती है इस तरह के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मानचित्र में 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। इन तीनों चीजों के माध्यम से ही हम लोग किसी मानचित्र को बढ़िया से समझ सकते हैं और उनकी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले दूरी के बारे में जान ले। यहां हम लोगों ने दूरी में एक शब्द पैमाना के बारे में जाना था जिससे हम लोग दूरी को नापते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहां दूरियों के बारे में जाना था कि अगर बड़े क्षेत्र का दूरी नापना हो तो हम लोग छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं जिसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। उसके बाद अगर छोटे क्षेत्र का दूरी मापना हो तो उसमें हम लोग बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं जिससे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र से छोटे पैमाने वाले मानचित्र में हम लोग अधिक जानकारियां जान सकते हैं। उसके बाद दूरी के बाद हम लोगों ने दिशा में जाना कि इसके लिए हमें प्रधान दिग्बिंदु का प्रयोग करके किसी भी मानचित्र में किस दिशा में है इन दिशाओं का ज्ञान ले सकते हैं। साथ ही अगर दिक सूचक यंत्र हो यानी कंपास हो तो उसके मदद से हम लोग किसी जगह का दिशा आसानी से जान सकते हैं और ये दिशाएं 4 होती है। उसके बाद 4 बीच के दिशा होते हैं जैसे उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। उसके बाद हम लोगों ने प्रतीक के बारे में जाना था, जैसे अगर किसी मानचित्र में किसी चीज को दर्शाना हो कि कहां से रेलवे लाइन गुजरती है, कहां से सड़कें गुजरती है, कहां से किसी राज्य या देश का सीमा गुजरता है, तो इन चीजों को हम लोग मानचित्र में दिखाने के लिए कुछ स्पेशल चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता था और इन्हीं रूढ़ चिन्हों के माध्यम को प्रतीक कहा जाता है। और इस प्रकार से मानचित्र में हम लोग काफी आसानी से बहुत सारे क्षेत्र में जो जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेखा चित्र के बारे में जाना कि किस प्रकार अपने दिमाग के आदास से अपने दोस्त को कोई चीज बताया जाता है या स्थानीय लोगों के बोलने पर कोई चित्र तैयार किया जाता है और उस तरह के मानचित्र को रेखा चित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बगल वाले गांव का रास्ता अगर किसी से पूछना हो और उसे मानचित्र में दर्शाना हो तो उस तरह के रेखा चित्र मानचित्र कह सकते हैं। उसके बाद एक छोटा टॉपिक खाका आया, जैसे आप अपने कमरे की लंबाई, चौड़ाई या खिड़की से दरवाजे तक के बीच की दूरी जानना चाहते हैं और इसको अगर आप दिखाते हैं तो इस तरह के चीजों को खाका कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई घर बनाता है तो घर में कहां खिड़की होगा, कहां दरवाजा होगा, साथ ही इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारियों को अगर जानना चाहता है और उसको एक पृष्ठ पे दर्शाता है तो उस तरह के चित्र को खाका कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय 4 मानचित्र समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लें, साथ ही अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें। इसी तरह की और नॉलेजफुल जानकारियां लेने और क्लास 6 के अन्य अध्यायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।